उत्तर प्रदेश में इस बार सभी आयोग बैक टू बैक वैकेंसी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी सभी लगे हुए हैं अपनी अपनी वैकेंसी निकालने में। अब ये वैकेंसी आप जानते हैं क्यों निकल रही हैं? क्योंकि सरकार इन वैकेंसी के माध्यम से इलेक्शन में इस वैकेंसी को भुनाना चाहती है। इसी वजह से इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पीछे नहीं है। इसने एक सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो सिलेबस इन्होंने दिया है प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए। यूपी में एडेड कॉलेज जो हैं उनके लिए प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। पहले मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगा। पेपर कटिंग में इन्होंने क्या दिया है, सिलेबस क्या है, भर्ती कब तक फाइनल आ सकती है, योग्यता क्या रहेगी और इसमें पूरा पैटर्न परीक्षा का क्या रहेगा। पहले 2011-13 में ये वैकेंसी आई थी जो कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की थी, लेकिन उस समय पर एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था, केवल इंटरव्यू था, मतलब स्क्रीनिंग थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इसमें अब एग्ज़ाम भी शामिल किया है। तो वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए तो कितना चाहिए, साथ में एज का क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक कटिंग दिखा दूँ। कटिंग ये है पेपर की। इसमें दिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब एक अध्याचन प्राप्त किया है। और अध्याचन भेजा किसने है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भेजा है। अध्याचन में क्या दिया है, इन्होंने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए 2643 रिक्त पदों का अध्याचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। यानी पहली बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इतना तो जानते ही होंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो तो ये तो जानते ही होंगे कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य और प्राचार्य में क्या अंतर होता है। तो प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो टीजीटी यानी हाई स्कूल तक के कॉलेज में जो प्रिंसिपल होंगे यानी हेड मास्टर जो होते हैं, इनको कहा जाता है। और प्रधानाचार्य जो होता है वो इंटर कॉलेज में जो प्रिंसिपल होंगे उनको कहा जाता है। और प्राचार्य जो होते हैं वो आपके डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। इतना तो सब जानते ही होंगे, फिर भी मेरा ये कर्तव्य था तो मैंने ये बता दिया। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बताया है इस नोटिफिकेशन में, जो ये आप कटिंग देख रहे हैं। कटिंग में ये है कि अभी तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कुल 25,000 से अधिक रिक्त पद हैं। 2011 और 13 की भर्ती में करीब 300 से अधिक पद ऐसे हैं जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट की वजह से ये मामला अटका हुआ था। हालांकि वैकेंसी तो पहले ही आ जाती, बट अब अलग से इन्होंने क्या किया है कि अलग से ये अध्याचन दिया। किसने दिया है, निदेशालय ने। और वो अध्याचन में 2643 वैकेंसी प्रिंसिपल्स के लिए हैं, जिसमें से प्रधानाध्यापक यानी जो आपके प्रधानाध्यापक यानी हाई स्कूल वाले में होंगे वो 1172 होंगे और प्रधानाचार्य यानी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल 1475 होंगे। टोटल अगर आप ऐड करेंगे 2643 वैकेंसी यहां पर रहेंगी। ठीक है, पहले ये वैकेंसी जो अध्याचन इन्होंने भेजा था वो 2500 का था, तो यहां पर अध्याचन अब बढ़ाकर भेजा है। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, पहले जो वैकेंसी थी वो 2013 की थी। अब इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ये बताया है कि हमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आप अगर ये देख रहे हो तो देखो यहाँ पर 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। ये पहले का था, लेकिन चूंकि मामले चलते रहते हैं, कोर्ट में चलते रहते हैं, तो इस वजह से फाइनल नहीं आया था। लेकिन इसका अब सिलेबस भी जारी किया है जो कि 2643 वैकेंसी का है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी हैं और ज़्यादातर लोग इसमें तैयारी नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिशन इतना बड़ा लेवल का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जिसमें विकल्प ए दिया गया है कि प्रशिक्षित एमए, मतलब अगर आपने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है या एमएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है या इसके समकक्ष। अब देखो ये समकक्ष जो शब्द जोड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और वो किसी से भी किया हो, वो समकक्ष यानी
सभी काउंट होंगे, बशर्ते इन्होंने नाम एमए, एमएससी, एमकॉम का जरूर लिखा है, बट आपने कोई भी पीजी अगर डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या अन्य उपाधि के साथ, देखा है ना, अन्य, और यहां पर समकक्ष भी दिया है, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो बात आपको समझ में आ गई। जो लोग ये सोच रहे हों कि ये ऐसी वैकेंसी है कि क्या आप सब भर पाएंगे, तो सबके लिए नहीं है, यहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी है। ओके, पहली बात। अगर आपके पास में ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट संस्था में प्रवक्ता पद पर, यानी प्रवक्ता यानी लेक्चरर पद पर 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा या तथा प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, यानी सेकंड क्लास में, अगर आपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास दोनों चलेगी, 10 साल का एक्सपीरियंस है, पीजी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपको समझ में आया? ये समझ में ये मतलब है कि आप अगर किसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं 10 साल से, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात। ओके, देखो जितनी यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी के लिए है। अभी हम बाद में आगे बात करेंगे, वो एक्सपीरियंस अलग अलग मांगा हुआ है। वो एक्सपीरियंस क्या है, यानी मास्टर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए यहां पर। अब देखिए, विज्ञान में तीसरा एक कॉलम दिया है, विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, यानी पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने किया है, जिससे डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में आपने पास किया हो, माध्यमिक या मान्यता प्राप्त संस्था में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात आपको क्रम से 15 साल या 20 साल की प्रशंसनीय सेवा आपने दी हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी तीनों में से अगर कोई भी आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबल माने जाएंगे। ज़्यादातर लोग 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई मास्टर डिग्री किए हुए होंगे, तो यहाँ मास्टर मस्ट है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ खंड जो हमारा सेकंड है ख, इसमें दिया हुआ है कि प्रवक्ता वेतन क्रम में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव और तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए है कि अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है और पीजी में आपका, पीजी में फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास था तो 10 साल का अनुभव चल जाएगा, लेकिन अगर पीजी में आपका थर्ड क्लास था तो फिर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपका हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब दे ही देता हूँ। ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आ जाओ यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है जिसके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये पहले अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर चेंज होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी इसमें कोई चेंज नहीं है तो यही रहेगा, ये चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, सिलेबस दे दिया गया है पहले ही, तो सिलेबस को अब आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो तैयारी में लग जाना। अब देखो टीचिंग एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है। अगर आप यहाँ पर हाई स्कूल कॉलेज में, एडेड कॉलेज में हाई स्कूल यानी प्रधानाध्यापक के लिए अगर आप भर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के लिए, तो क्या चाहिए आपको? किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। एक्सपीरियंस में क्या चाहिए? 4 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप किसी हाई स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में अगर आप प्रिंसिपल के रूप में 4 साल काम कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा यहां पर दिया हुआ है, ये नहीं है तो किसी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक यानी पीजीटी, समझ रहे हैं, प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास में हो। ओके, ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल जो होता है उसके लिए यहां पर बात की गई है, तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। तीसरा यहां पर पॉइंट है, किसी विश्वविद्यालय अथवा उससे संबद्ध उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या अन्य राज्यों की परिषदों की ऐसी संस्था जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हों में प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम या उससे उच्चतर वेतन क्रम में कम से कम 4 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहां पर इन्होंने इंपोर्टेंट डालकर लिखा हुआ है कि संस्था प्रधान हाई स्कूल पद के लिए अभ्यर्थी के पास निर्धारित संस्थाओं में वेतन क्रम में न्यूनतम 4 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, यानी एक्सपीरियंस 4 साल का ही चलेगा। ओके, समझ में आ गया इतना?
देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर पहले जो वैकेंसी आती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि जो टीजीटी वाले टीचर्स हैं वही टीजीटी वाले ही, जूनियर हाई स्कूल वाले ही टीचर प्रिंसिपल बन सकते थे, यानी प्रधानाध्यापक बन सकते थे, ऐसा था। और पीजीटी वाले जो थे लेक्चरर, वो प्रधानाचार्य बन सकते थे, ऐसा पहले था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में ये बदल दिया गया है। अब क्या है, आप टीजीटी में हो तब भी पीजीटी के एक्सपीरियंस वो बन सकते हैं, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल बन सकते हैं, और टीजीटी में तो बन ही सकते हैं। ये बाध्यता को अब खत्म कर दिया है, ये चेंज हुआ है इसमें, ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं यानी प्रधानाचार्य, तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है वो देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर निर्धारित वेतन क्रम में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। ये वेतन क्रम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप किसी भी साल अगर जॉब पर लगते हैं तो आपका एक बेसिक पे होता है, और ये बेसिक पे हर साल 3% बढ़ता है। तो पहली साल जो होगा उससे 3% बढ़ाकर दूसरी साल, फिर 3% बढ़ाकर तीसरी साल, फिर 3% बढ़ाकर चौथी साल। तो इसी से पता चलेगा कि आपका वेतन क्रम 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए वेतन क्रम शब्द को लिखा गया है। अगर ये नहीं है इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, तो दूसरा क्या है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता वेतन क्रम में यानी लेक्चरर में यानी पीजीटी में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण यानी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी विश्वविद्यालय अथवा उससे संबद्ध उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या अन्य राज्यों की परिषदों की ऐसी संस्था जिसकी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में प्रवक्ता वेतन क्रम या उससे उच्चतर वेतन क्रम में कम से कम 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। इन तीनों में से अगर कोई भी आपके पास में एलिजिबिलिटी है, मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप निश्चित तौर से इस इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर इन्होंने ये लिखा है कि क, ख और ग इन तीनों में से वेतन क्रम में 4 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। बात आप समझ रहे हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस यहां पर मस्ट है। तो ये रही बात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एक्सपीरियंस की। अब देखो, आप चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो या फिर अन्य राज्य के निवासी हो, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको ये फायदा मिल जाएगा कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, और अगर कैटेगरी से नहीं है तो जनरल में जाएंगे। अन्य राज्य के तो जनरल में जाने ही जाने हैं, बट सबके लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, मतलब यहाँ जनरल में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो तिब्बत के शरणार्थी हों, मतलब तिब्बत से आए हों, बट उनको पहले उनके पूर्वज या वो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए हों और स्थायी निवास उनका उद्देश्य रहा हो। अगर ऐसे हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैसा सर्टिफिकेट? पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त करना अनिवार्य है। किसके लिए? तिब्बत शरणार्थियों के लिए। अगर ये नहीं है तो अगर ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थी भारत का उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा या फिर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ऐसे अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो, तो उनको भी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा। तो 1 साल के लिए एक्सपीरियंस वाला जो है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग भारतीय नागरिक होंगे, वही लोग ज़्यादातर वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोई समस्या यहाँ नहीं है। भारत की किसी भी राज्य से आप ताल्लुकात रखते हैं, बशर्ते यह है कि अगर शरणार्थी हैं तिब्बत वाले, तो आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात हो गई नेशनलिटी की। अब देखो, एक आयु सीमा से संबंधित मैं आपको बात बता दूं जो बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा से संबंधित ये बात है कि यहाँ पर मिनिमम एज 21 वर्ष नहीं रखी गई है, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों की है। कोई व्यक्ति अगर 21 साल पर या 24 साल पर लगा है तो वो 30 साल यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर नो लिमिट है। मतलब मैक्सिमम, अब लिमिट कैसे पहचानेंगे कि ज़्यादातर एडेड कॉलेजों में जो टीचिंग की रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 वर्ष होती है, समझ रहे हैं ना, 62 वर्ष होती है। लेकिन अगर आप राजकीय इंटर कॉलेज में होते तो 60 वर्ष होती, ऐसा ही होता ना। तो आपकी मिनिमम एज 30 जरूर है, मैक्सिमम आप 62 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। देखो, अगर आप
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होते, राजकीय इंटर कॉलेज में होते। ये तो जानते होंगे, एडेड कॉलेज जो होते हैं इसमें मैनेजमेंट प्राइवेट होता है, और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जो कि यूपीपीएससी से आते हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, डिग्री कॉलेज वाले, वो सब सारे के सारे जीआईसी वाले या डिग्री कॉलेज वाले यूपीपीएससी के थ्रू आते हैं। वहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष होती है, समझ पा रहे हैं ना, और उनकी रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष होती है। यहाँ पर 62 वर्ष है यहाँ पर, इसीलिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष ना होकर अनलिमिटेड है, मतलब जितनी आपकी 62 वर्ष तक चलेगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्रेड पे दिया गया है 5400। अगर आप हाई स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, प्रधानाध्यापक, तो 5400 ग्रेड पे मिलेगा, जो कि आईएएस का ग्रेड पे होता है। दूसरा, इंटर कॉलेज में अगर आप एडेड इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं, यानी प्रधानाचार्य बनना चाह रहे हैं, तो 7600 का ग्रेड पे बनेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ग्रेड पे 6000 होता है, यहाँ पर आपको 7600 का ग्रेड पे मिलेगा। पहले भी यही था, ग्रेड पे में कोई चेंज नहीं है, चाहे आप जीआईसी से आते हो या इससे आते हो, दोनों का ग्रेड पे सेम है। ठीक है, इतनी भी समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब आयु सीमा और वेतनमान की बात हो गई। अब परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। ये यहाँ पर नई बात है, पहले जो एग्जाम, पहले जब 2013-11 में ये वैकेंसी आई थी तो केवल स्क्रीनिंग थी, इंटरव्यू दो और नियुक्ति पालो, लेकिन अब इस बार इन्होंने यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। इसलिए देखो, ज़्यादातर लोग आप में पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, अपने कॉलेज में केवल वही सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होंगे जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, तो उस सब्जेक्ट पे तो आपकी हो सकता है कमांड हो, लेकिन बाकी आप छोड़ चुके होंगे, तो आपको फिर से किताबें उठा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई पहले जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तब और अब में बहुत फ़र्क है। या आप 5-6 साल पहले भी सेलेक्ट हुए हैं तो टीजीटी में गए होंगे तो आपने जीएस नहीं पढ़ा होगा, अब जीएस यहाँ पर आना है। टीजीटी में पहले, अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू, उसमें रिटन एग्ज़ाम जो होता था तो उसमें केवल सब्जेक्ट हुआ करता था, जीएस नहीं होता था। लेकिन जब आप यूपीपीएससी के थ्रू अगर आप जाते, एलटी ग्रेड में जाते, तो वहाँ सेक्शन बनाए हुए हैं, जीएस पूछता है। तो आपको टीजीटी वालों को, एडेड कॉलेज वालों को, चाहे वो पीजीटी वाले हैं, आपको अब जीएस पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी थी। वो सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न जान लो। देखो, यहाँ पर टोटल 360 अंक की परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होना है। 360 में एक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा, मतलब टोटल आपके 120 प्रश्न होंगे और 120 मिनट में ही करने होंगे, यानी 2 घंटे में करने हैं आपको। नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती तो वो खतरनाक नहीं होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। इंटरव्यू होगा फिर उसके बाद, अगर आप इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। ओवरऑल मार्क्स आपके 400 होंगे और इसी पर मेरिट बनेगी। 360 का लिखित एग्जाम, 40 का आपका इंटरव्यू होना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये रहा हमारा परीक्षा का पैटर्न। अब फाइनल जो कट ऑफ बनेगा, फाइनल जो मेरिट बनेगा, वो 400 अंकों पर बनेगा, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। इंटरव्यू में कुछ ऐसे भी यहाँ पर वो लिए गए हैं जो कि आप इसको रिटन एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, वही इंटरव्यू में आपका काम आना है। अब देखो, मैंने क्या किया है, अगर मैं इसी में आपका वो सिलेबस शामिल कर देता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और इतना मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ तक अगर आप मुझे देख चुके हैं तो आप कंफर्म इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप इसको देख रहे हैं, यानी सीरियस हैं। तो अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि डिटेल सिलेबस आपको समझाऊंगा, वो सिलेबस में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे सेक्शन दिए गए हैं। क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको डिटेल्ड सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सिलेबस ऐसे नहीं है मैं यहाँ पर शामिल कर देता, 2 से 3 मिनट में सिलेबस बता देता, तो कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 मिनट में आप सिलेबस में कुछ नहीं समझ पाएंगे, और मेन जो की है वो यही है कि सिलेबस को ढंग से आपको समझ लेना है। ठीक है, बाकी चैनल पर आप जुड़ जाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, और पीडीएफ में सिलेबस को भी अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, वहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ाया गया है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है, कंप्यूटर जो कि आईसीटी आपके सिलेबस में दे रखा है वो पढ़ाया गया है, वो यहीं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे आप फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है। अब आपको फिर से किताबें उठाकर धीरे धीरे पढ़ना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देनी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ ले लेना और पढ़ाई करते रहिए। जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स लिए हैं सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ से ले लेना उसको।
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वो देख लेना। इसका सिलेबस, जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस समझाऊंगा, वहाँ से देखना है इसको। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।